गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज फिर से नए 10 ईडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर क्लास में एक दो ईडियम्स इतने स्टैंडर्ड ईडियम होती है जो ऑक्सफोर्ड के हिसाब से C2 लेवल पे होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर वो ईडियम आपके एग्जाम में फंसी तो आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपका एक ये काम करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हर एक ईडियम के रिवीजन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो रिवीजन आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका है रिवीजन करने का कि आप क्या करेंगे, जब क्लास होती है तो आप पेन एंड पेपर से या तो सभी ईडियम्स और उनके इंग्लिश में मीनिंग हो सके तो इंग्लिश में मीनिंग, और हिंदी में अगर आप रेफरेंस के तौर पे लिखना चाहें, अगर आपको समझ नहीं आता है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। और अगर आप सेंटेंस लिखें तो ये मान के चलना वो आइस ऑन केक, आप समझते होंगे, ये भी एक ईडियम है। इट्स आइस ऑन केक मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा, और अच्छे से समझ आएगी। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन बातों से कि आप अगर एक पेपर पे आप मतलब अपना एक नोट्स फॉर्म में अगर इसको बनाते हैं तो इसको आपको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और जब मर्जी आए तभी आपने उठा के देखा, 2 मिनट में क्लास रिवाइज हो जाती है 10 ईडियम्स की। ठीक है, जैसे 100 हो गए तो 100 का रिवीजन करोगे आप मुश्किल से 15 मिनट्स, जैसा मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं कि 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है सर रिवीजन में। फिर अब आज जैसे हमारा आज 150 तक हम कर देंगे, 141 से 150 तक हम एडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट कर देंगे। तो अब देखिए, आपके पास अगर आपने ये क्लास शुरू से ज्वाइन करी है पार्ट 1 से, तो आपकी 1 से लेकर 150 तक के ईडियम्स बातों ही बातों में खत्म हो गए हैं। डेली आप जब भी खाना खाते हैं, जब भी आपका फ्री टाइम है, तभी आप क्लास को चला के देख सकते हैं। अगर आप नोट नहीं बनाना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट अलाउ है, यहाँ ले सकते हो आप आराम से। या फिर अगर आप नोट्स बना के लिखते हो पेपर में, वो और भी अच्छी बात है। तीसरी बात ये है कि मैंने आपको 1 to 100 तक की जो इडियम्स एंड फ्रेजेस थी उनके PDF नोट्स सबको अवेलेबल कराया। जो टेलीग्राम चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे मैथ्स और इंग्लिश सभी प्रकार के नोट्स अपडेट मैं करता रहता हूँ। और सेम चैनल पे एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि इस सेम चैनल पर आप पाएंगे कि आपको मैथ्स की भी बहुत सारे चैप्टर्स की क्लासेस मिलेंगी। मैं आज क्लास शुरू करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनली मैसेज करके कहते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने लगभग 6-7 पार्ट बना रखे हैं, मुझे आइडिया नहीं है, 6 पार्ट है। प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए आप, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएंगे, 5-6 पार्ट है। लेकिन ये कंफर्म है 60-70 क्वेश्चन से तो ज्यादा ही क्वेश्चन डिस्कस कर रखे होंगे। एकदम जीरो से पढ़ाया गया, पहली क्लास जीरो से पढ़ाया गया, टॉप लेवल तक है, आप SSC मेंस तक दे सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप चेक करिए एक बार प्लेलिस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के, उन सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस भी वहां पे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस लेवल तक का कोर्स, प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, मैंने कर दिए क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस, पार्टनरशिप का एक वीडियो डाला है मैंने, लगभग 75 मिनट्स का वीडियो, बट कंप्लीट पार्टनरशिप एक ही वीडियो में खत्म किया गया। आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसके अलावा और भी मेंसुरेशन के 5 पार्ट डाले थे, उनमें 5 पार्ट में लगभग आप मान के चलिए 100+ क्वेश्चंस तो हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू एग्जाम में मिलेंगे। अगर नियर में कोई एग्जाम दे रहे हैं आप तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसे आप देखेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और एवरेज है। एवरेज की 5-6 पार्ट में मैंने क्लासेस डाली है, लगभग 50-50 मिनट की क्लासेस है, यानी कंप्लीट और एकदम न्यू टेक्निक्स हैं। बहुत ही शॉर्टकट मेथड से हर चीज को समझाया गया है। मतलब पहले कॉन्सेप्ट को ड्राइव किया है और कॉन्सेप्ट को ड्राइव करने के बाद उसका शॉर्टकट भी बनाया गया है, यानी कम से कम समय में क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे हैंडल करोगे, वो मैथ्स की सारी टेक्निक्स मैंने डिस्कस करी है। आप देखेंगे कि स्क्वायर की क्लास भी डली हुई है, फास्ट कैलकुलेशन की क्लासेस बहुत हिट हुई थी हमारी, वो भी वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप वास्तव में, क्योंकि अभी कोरोना जा रहा है लगभग, वापस एग्जाम्स आएंगे, सीजनल हो गया कोरोना, ठीक है, आपको ये बात पता होगी।
तो जैसे अब एग्जाम खुलेंगे, अब आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर आएगा, अभी आप नहीं देखना चाहते हैं वीडियो क्लासेस या इधर उधर से कोर्सेज खरीद रखते हैं तो ठीक है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कहीं से भी फ्री का कंटेंट देख लूंगा, तो आप चेक करना एक बार हमारे यहाँ चैनल पर। हो सकता है ज्यादा एंटरटेनिंग या ज्यादा सुविधाओं से भरा हुआ चैनल नहीं है, बट हाँ कंटेंट आपका एकदम रेलेवेंट करेगा एग्जाम से। आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो चैप्टर आप यहाँ इस चैनल पर कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि उस कॉन्सेप्ट से आउट एग्जाम नहीं जा पाएगा, ये आप जरूर देख लेंगे अच्छे से। तो मैं चाहता हूँ कि आप मैथ्स की भी वीडियो देखना शुरू करें इंग्लिश के साथ साथ। आगे आने वाले टाइम में मैं मैक्सिमम क्लासेस इंग्लिश की ही करने वाला हूँ। और एक और खास बात कि अब हमारे को कुछ समय के बाद में हम लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो लाइव क्लासेस अगर आपको चाहिए तो इंग्लिश की ग्रामर होगी, वहाँ पे एडवांस मैथ की क्लासेस कर सकता हूँ। तो इनके लिए आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। पर्सनल मैसेज नहीं करें, यहाँ पे कमेंट होता है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश की ग्रामर में प्रॉब्लम है, या फिर मैथमेटिक्स के एडवांस पोर्शन या अर्थमेटिक जो भी चैप्टर है आपका, आप लिख के बता सकते हैं। ठीक है, उनकी लगभग महीने भर के अंदर अंदर हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे और एक सूटेबल टाइम में नेक्स्ट वीडियोज में बता दूंगा। खैर इस वीडियो में हमने काफी बातें कर ली हैं, तो अब मैं शुरू करता हूँ पहली ईडियम आज की, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डेली डिस्कस करते जा रहे हैं। तो अब देखिए, होल्ड वाटर, ये बहुत ही अच्छी ईडियम है। अच्छी का मतलब, मैं जब भी ये बोलूँ बहुत अच्छी ईडियम है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि इसका मीनिंग आप बिल्कुल टाइम पर याद नहीं कर पाते वहां पे एग्जाम में अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो। और ये बहुत थोड़ा एलीट क्लास के लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे लोग यूज करते हैं इस टाइप की इडियम्स। विश्वास योग्य होना, हिंदी में होल्ड वाटर, ठीक है, होल्ड वाटर, विश्वास योग्य होना होता है इसका मीनिंग। अब देखिए इंग्लिश में क्या क्या लिखकर आपसे पूछा जा सकता है। इफ अ रीजन, आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन होल्ड्स वाटर इट इज ट्रू। मतलब अगर मैं कोई भी बात के लिए ये बोलूं कि ये होल्ड वाटर है, मतलब तो ये होल्ड वाटर मतलब ये होल्ड करता है वाटर को, यानी ये पानी को रोकता है, मतलब इस बात में कोई दम है, ऐसे समझो आप, यानी विश्वास करने लायक है। तो अब देखो, अब नीचे एक बार और इसका एग्जाम मतलब इसका एक और डेरिवेशन है वो लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ के देख लीजिए। ऑफ अ स्टेटमेंट, theory or line of reasoning appear to be valid, sound और reasonable। ऐसा लगता है कि ये वैलिड है या फिर रीजनेबल है, यानी वास्तव में ये बात, इस बात में कोई विश्वास किया जा सकता है इस बात पर, या फिर इस बात में वास्तव में सच्चाई है, तब आप कह सकते हो होल्ड वाटर। तो इसके लिए मैंने कोई पिक नहीं लगाई है, इसके लिए मैं सेंटेंस लेके आया हूँ 3-4। आप देखिए पहला सेंटेंस, द जूरी कन्वेक्टेड हर बिकॉज हर स्टोरी जस्ट डिडंट होल्ड वाटर। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? देखिए अगर आप इस सेंटेंस का मीनिंग बना पाते हैं, इसको आप समझ पाते हैं इस सेंटेंस को। देखो जब हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर हमने द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया या जो भी है हिंदुस्तान टाइम्स, इंग्लिश के न्यूज़पेपर रीड करने के लिए आपको बहुत सारे लोग हैं गाइड करेंगे, चलो न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। बट जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हमारे पास एक फाइन वोकैब नहीं होगी, जब तक आपके पास वर्ड पावर नहीं होगी ब्रेन में, आप न्यूज़पेपर पढ़कर कोई लाभ नहीं उठा सकते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप पहले कुछ अच्छी फ्रेजल वर्ब्स, कुछ अच्छी इडियम्स जो बार बार आपका न्यूज़पेपर यूज करता है, तो उसको पढ़िए ताकि आपको वो समझ आए, फिर आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग मैं समझाता हूं आपको। मतलब जो जुरी है, यानी वहां पे अदालत है, जुरी का मतलब आप ये समझ सकते हो अदालत। तो अदालत ने उसको अपराधी घोषित किया या अपराधी ठहराया, क्योंकि उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है, वो डिडंट होल्ड वाटर, मतलब उसके ऊपर विश्वास करने, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, या वो विश्वास करने लायक नहीं है, या उस पर विश्वास नहीं किया गया। ठीक है, ये बात है। तो अब आप ये बात समझ पाए होंगे, और अब मैं आपको नेक्स्ट वाली इडियम पर ले जाता हूं। अच्छा, एक उससे पहले नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर एलिबाई जस्ट डिडंट होल्ड वाटर। एलिबाई का मीन्स यहां पर भी एक आपके पास नया वर्ड है, एलिबाई, ALIBI। हर एलिबाई जस्ट डिडंट होल्ड वाटर। एलिबाई का मीन्स ये होता है अनुपस्थिति होना कई जगह। जैसे मान लो, देखो ये सारे के सारे कोर्ट या मतलब थोड़ा लॉ से
रिलेटेड सेंटेंसेस लिए गए हैं क्योंकि हॉट वाटर मैक्सिमम लॉ स्टूडेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो एलिबाई मींस होता है कि जैसे मान लो आप जो कन्विक्टेड होता है, यानी जो अपराधी होता है वो एक कहानी बता सकता है झूठी कि मैं वहां उपस्थित नहीं था, ठीक है, जबकि वो अपराध में शामिल नहीं था, यानी वो अपनी प्रेजेंस को इग्नोर करवाता है वहां से। तो उस जो अटेम्प्ट होता है उसको एलिबाई बोलते हैं। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ALIBI इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है एलिबाई। एलिबाई मीन्स होता है एक तरीके से अनुपस्थिति बताना कि मैं वहां पे मौजूद नहीं था, यानी ये एक तरीके से प्रयास किया जाता है बचने का, ठीक है। तो ये अनुपस्थिति बताता है, यानी उसकी अनुपस्थिति, जस्ट डिडंट होल्ड वाटर मतलब उसकी अनुपस्थिति विश्वास करने योग्य नहीं है, यानी वास्तव में वो उस अपराध में शामिल है। इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस का। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस एक और समझिए इसको, इस होल्ड वाटर को बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करना। दिस स्टोरी वॉन्ट होल्ड वाटर, यानी ये कहानी विश्वास करने लायक नहीं है। इसका मतलब ये है इस कहानी पर ट्रस्ट नहीं होता। दिस सॉरी स्टोरी नहीं है, थ्योरी है, यानी दिस थ्योरी वॉन्ट होल्ड वाटर मतलब ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, वॉन्ट होल्ड वाटर मतलब ये कहीं भी रुकेगा नहीं, मतलब ये आगे की जो टर्म्स होंगी उनको प्रूव नहीं कर पाएगी ये थ्योरी। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिखाता हूं। 142 ब्रिंग टू लाइट। अब ये बाकी के सब सिंपल आने वाले हैं। ब्रिंग टू लाइट का मीनिंग होता है प्रकट करना, यानी किसी भी चीज को प्रकाश में लेके आना। टू कॉज समथिंग टू बी नोन, इसका मतलब ये समझना आप एक तरीके से कि जैसे मान लो मैं कोई भी बात प्रकाश में लेके आऊं, जैसे मान लो एक अपना एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और इस इंस्टीट्यूशन में एक बहुत दिनों से एक कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रहा था और ये किसी को पता ही नहीं चल रहा था, इस बात का किसी को पता ही नहीं था। मैंने सडनली उस बात पे फोकस किया और मैंने उसको बोर्ड के मेंबर्स के सामने उस बात को रखी कि ये हमारे पास टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो इस चीज को कहते हैं प्रकाश में लाना, यानी जो मुसीबत थी उसको प्रकाश में लाना। या फिर हो सकता है कि हमारी कोई अचीवमेंट रही हो और उसको हमने कभी डिस्कस नहीं किया, तो उसको भी हम प्रकाशित करते हैं या प्रकट करते हैं, उस चीज को भी कहते हैं प्रकाश में लाना, ठीक है। ब्रिंग टू लाइट आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी इडियम है। कॉज टू समथिंग टू बी नोन मतलब सब लोगों को जानकारी करवाना किसी चीज से, ये मान के चलो। जैसे कोई समस्या है, उस समस्या को आप अपने बॉस को बताना, मतलब उसकी जानकारी में उस समस्या को रखना, उसी चीज को कहते हैं ब्रिंग टू लाइट। द अर्ली टेस्ट ऑल्सो बॉट टू लाइट एन अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल प्रॉब्लम। इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए अर्ली टेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से प्रारंभिक पहला टेस्ट। प्रारंभिक टेस्ट जो पहला टेस्ट था, पहला परीक्षण था, वो जो अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल प्रॉब्लम थी ना, यानी जो अप्रत्याशित टेक्निकल प्रॉब्लम आप समझ पाए होंगे क्या होती है। कोई तकनीकी समस्या, जो अप्रत्याशित तकनीकी समस्या है, उसको प्रारंभिक टेस्ट ने उसको भी उजागर कर दिया, यानी उसको भी एक तरीके से प्रकाश में लाके या बता दिया सबको कि ये प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी चीज का। जैसे मान लो आपने कोई मशीन बनाई, उसका पहला टेस्ट लिया, तो उस टेस्ट में आपको उसकी जो कमियां हैं या उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर वो मशीन इंडिकेट कर दे आपको, तो उस चीज को कह सकते हो आप द अर्ली टेस्ट ऑल्सो ब्रॉट टू लाइट एन अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट 143 a bed of roses, we already have covered this one। सुखदायक व सरल पद या परिस्थिति, an easy and happy existence। ये बेड है, इस पर रोजेस हैं, यानी मतलब गुलाब के फूल हैं, तो पक्की बात है बहुत आराम वाली जिंदगी होगी। My friend told me that he wants to live in a bed of roses without hard work। मेरा दोस्त ने मुझे बताया कि वह ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जहां पे कोई हार्ड वर्क नहीं हो और बहुत मजेदार जिंदगी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है माइजर, कंजूस, अनविलिंग टू स्पेंड मनी, मीन आदमी, बहुत ही ज्यादा कंजूस, पैसे को लेके एकदम बिल्कुल किसी को नहीं देगा। पिक्चर से समझ पाए होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर अ डोनेशन यू नो हाउ क्लोज फिस्टेड इज ही। अब दान के लिए मतलब आप जानते हो वो कितना क्लोज फिस्टेड है, मतलब कितना कंजूस है। नेक्स्ट देखते हैं हम। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयत्न करना। देखिए ये मरा हुआ घोड़ा है, इसको कितना भी पीटो, इस पर कितनी भी कोशिश करो, कितना भी प्रयास करो, ये आपको काम नहीं करके देगा।
waste energy or on a lost cause or a situation that cannot be changed। देखो कई बार आपने ऐसा सुना होगा, अब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे क्या होत। ठीक है, तो उस बात को यही उससे बिल्कुल इंटरलिंक तो नहीं है, बट लेकिन हाँ नियर फ्रेज है। कैसे कह सकते हो, एक फ्रेज है इंग्लिश में, आपको याद होगा या आपने सुना होगा, एक सेइंग है, एक्चुअली प्रोवर्ब है, वो फ्रेज नहीं है। आप उस सेइंग या प्रोवर्ब को हम ऐसे बोलते हैं, स्प्लिट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब बिखरे हुए दूध पर रोना, तो अब वो दूध वापस नहीं आ सकता, यानी ऐसा ही है यहाँ, ये नियर है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब भी व्यर्थ का प्रयत्न करना है, या फिर जब आपका समय निकल गया उसके बाद अगर आप किसी चीज के लिए पछता रहे हो तो वो भी एक व्यर्थ का प्रयत्न है। उस बात को समझो एक सेंटेंस से, यू कीप ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू जॉइन आवर कंपनी बट आई थिंक यू आर फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। आप ट्राई कर रहे हो उसको कन्विंस करने की कि आपकी कंपनी वो ज्वाइन करे, बट मुझे लगता है कि आप एक मरे हुए घोड़े को पीट रहे हो, यानी मतलब आप एक व्यर्थ का प्रयत्न कर रहे हो। इस सेंटेंस का मीनिंग था। नेक्स्ट देखता हूं मैं, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ये भी हम कर चुके हैं पुरानी इडियम्स में, अगर आपने कभी देखा हो तो ये फिर से रिपीट हुई है। साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना, डील डिसाइसिवली विद अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। डिसाइसिव का मीनिंग होता है दृढ़ता से, तो दृढ़ता से किसी भी मुश्किल या किसी भी खतरनाक सिचुएशन यानी कोई भी कठिन परिस्थिति को का सामना करना, उसको कहते हैं टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इस पिक्चर से आप देखो एक बार कि बुल में ताकत ज्यादा है, आदमी फिर भी उसका हॉर्न पकड़कर यानी मतलब उसके सींग पकड़कर उससे सामने करने की कोशिश कर रहा है, मतलब डट कर मुकाबला कर रहा है। किससे? कठिन परेशानी से। एक सेंटेंस देखो, शी डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स फॉर हरसेल्फ। वो अपनी चीजों को एकदम सही से व्यवस्थित कर रही है और उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी सभी मुसीबतों का सामना डट कर करेगी। अगला देखिए, टू ऐड फ्यूल टू फायर। अब देखो आप चित्र में आग लगी हुई है, उसके ऊपर अगर आप पेट्रोल लगाओगे तो आप पता है आग और ज्यादा भड़केगी। जलती आग में तेल डालना इसका मतलब होता है टू ऐड फ्यूल टू फायर। बहुत कॉमन यूज होती है, आप इसको इंग्लिश में एक बार डेरिवेशन देखिए, टू मेक एन आर्ग्यूमेंट और बैड सिचुएशन वर्स। आप एक ऐसा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे जिसमें आपने और मतलब बद से बदतर कर दी स्थिति। जैसे मान लो अगर आपको किसी ने बुलाया किसी का समझौता करने और अगर आपने वहां पे लड़ाई करवा दी तो क्या होगा? आपने वहां पे आग में घी डाल दिया, यानी आग में पेट्रोल लगा दिया। तो ये वाली इडियम है जो आप यूज कर सकते हो, बहुत बार यूज करोगे आप, ऐड फ्यूल टू फायर। द प्रेसिडेंट सेड he wouldn't add fuel to fire by commenting without knowing all the facts। देखिए प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष है, ये मान लो है ना, जो अध्यक्ष है या जो प्रेसिडेंट है, उसने मना कर दिया था कि वो क्या नहीं करेगा, एड फ्यूल टू फायर, मतलब वो इस स्थिति को और खराब नहीं करेगा, बहुत बेकार नहीं करेगा इस सिचुएशन को, जब तक उसको मतलब वो कोई कमेंट करके किसी भी स्थिति को खराब नहीं कर सकता जब तक उसको पूरे फैक्ट्स पता नहीं हो। मान लो उसको सारे तथ्य सभी फैक्ट्स सच्चाइयां उसको पता ही नहीं है और वो कमेंट कर दे, हो सकता है वो कमेंट उस स्थिति को और भी बिगाड़ दे। ठीक है, तो इसलिए उसने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो इस स्थिति को और खराब नहीं करेगा बिना कुछ जाने ही कमेंट करके। यानी उसको ये पता है कि बिना सच्चाई जाने अगर मैं कमेंट करूंगा तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, हॉब्सन्स चॉइस। देखिए हॉब्सन्स चॉइस का मीनिंग क्या होता है? जो मिले सो ले लेना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। एक पिक्चर देखना, टेक इट लीव इट। दो ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन दो है आपके पास, चूज एनी ऑफ दिस। तो आप टेक इट वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपको ये लेना है, और लीव इट वाला ऑप्शन करना है तो उसको आपको छोड़ना है। मतलब दोनों कंडीशन में टेक इट वाला ऑप्शन आपको लेना है। तो ऑप्शंस चॉइस क्या होती है कि आपको ऑप्शंस बहुत सारे दिखा दिए जाएंगे बट आपको ये बोला जाएगा ये लेना है। तो फिर ऑप्शंस क्यों दिखाए गए? इसका मतलब ये है कि भैया जो दिया जा रहा है वो ले ले, है ना। तो आप इसको समझिए एक बार, a situation in which it seems that you can choose between different things or actions but there is really only one thing that you can take it
टेक और डू, मतलब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, चूज करने के ऑल्टरनेटिव्स मतलब विकल्प नहीं है, बस कह दिया चॉइस है लेकिन चॉइसेस नहीं है। ये बात मान के चलना कि बहुत सारी चॉइसेस में सिर्फ एक चॉइस है जो आपको लेनी है, वो इंस्ट्रक्शन है। अभी सेंटेंस से आप समझ पाओगे। इट्स अ कॉज ऑफ ऑप्शंस चॉइस, सॉरी गलत पढ़ दिया थोड़ा, इट्स अ केस ऑफ ऑप्शंस चॉइस बिकॉज इफ आई डोंट अग्री टू देयर टर्म्स आई लूज माई जॉब। उसने कहा कि ये तो ऑप्शंस चॉइस वाला केस हो गया, क्योंकि अगर मैं अग्री नहीं करता उनके टर्म्स पे, यानी अगर मैं उनकी शर्तें नहीं मानूं तो मुझे अपनी जॉब लूज करनी पड़ेगी, यानी अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, मतलब अपनी मैं जॉब खो दूंगा। यानी उन्होंने एक कंडीशन जो दी है वो माननी पड़ेगी। अब वो उसमें कह सकते हैं कि इतनी सारी कंडीशंस है लेकिन माननी पड़ेगी वो जो बोला है। बात समझे आपने? यानी यहां पर कहा जाएगा कि ऑल्टरनेटिव्स हैं बट है नहीं वास्तव में। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, चिकन हार्टेड। ये होता है कायर आदमी, एकदम चिकन हार्टेड। इजिली फ्राइटेंड, उसको आसानी से डराया जा सकता है। कावर्डली जिसको बोला जा सकता है, देखकर समझ गए होंगे। ही इज नथिंग बट अ चिकन हार्टेड कावर्ड, वह बहुत ही डरपोक, कायर और डरपोक के अलावा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस का मतलब समझना है, यहाँ पे बट आप समझना, ग्रामर का बहुत अच्छा यूज हुआ है यहाँ पर। ही इज नथिंग बट ए चिकन हार्टेड कावर्ड, बट का मतलब यहाँ पे लेकिन नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर बट का मीनिंग लेकिन नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे ये कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पर ये यूज हुआ है एज अ प्रपोजिशन, ठीक है। तो बट प्रपोजिशन भी होता है, ग्रामर में समझेंगे सब चीजें। ही इज नथिंग बट अ चिकन हार्टेड कावर्ड, मतलब वह एक डरपोक और चिकन हार्टेड को हम इंग्लिश में टिमिड कावर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो इजीली फ्राइटेंड मतलब बहुत आसानी से डराया जा सकता है, उसको कहते हैं। बहुत ही ज्यादा डरपोक उसको कहते हैं। तो वह डरपोक कायर के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ। लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज का, बाय एंड बाय। इसका मतलब तुरंत भी कह सकते हो आप, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े समय बाद। इसको ग्रेजुअली भी बोल सकते हो आप, है ना। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब आ जाएगा लेकिन, है ना। तो आप समझना, कमिंग सून, ये ऐसे ही पिक्चर लगा दिया इसका। यू विल गेट यूज्ड टू इट बाय एंड बाय। अब इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना और आप इस सेंटेंस को डे टू डे लाइफ में यूज करना सीखिए। दिस वन इज माय फेवरेट इडियम फॉर द डे, बाय एंड बाय। बाय एंड बाय बहुत ही स्वीट इडियम है, आप इसको खूब सारा अच्छे से यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हैं इसको। इसका मीनिंग समझिए आप हिंदी में, यू विल गेट यूज्ड टू इट बाय एंड बाय का मतलब, देखिए यहां पर यू विल मतलब यू के साथ विल हेल्पिंग वर्ब तो हो चुकी है। गेट यूज्ड टू, तो ये यूज्ड टू का मतलब होगा अकस्टम्ड टू, मतलब आदी होना। ये यहां पर यूज्ड टू को आप कहीं पास्ट हैबिट वाला टेंस मत मान लेना, यानी पास्ट हैबिट एक्शन मत मान लेना। इसका मीनिंग होगा यहाँ पे आदी होना, यानी आदत में आना। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये होगा, यू विल गेट यूज्ड टू इट बाय एंड बाय, मतलब आप धीरे धीरे इन चीजों के आदी हो जाओगे या आपको भी आदत पड़ जाएगी इनकी धीरे धीरे, ठीक है। ये इसका मीनिंग हुआ। अब मैं चलता हूं क्विज की ओर, आप ध्यान से क्विज को देखना भाई। क्विज का पहला क्विज आज का, होल्ड वाटर, चूज द राइट आंसर। आई विल गिव यू 2 to 3 seconds, now choose the right answer. To be busy, to be valid, to be fickle, to be deep. Hold water. ओके, नाउ सी द आंसर, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है वैलिड होना, टू बी वैलिड, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मूव टू द 42 142 आई मीन, ब्रिंग टू लाइट, प्रेज इन पब्लिक, चीयर समवन, रिवील क्लियरली एंड ब्राइटन अप। अब देखो, अगर आपको चारों ऑप्शंस का मीनिंग पता है, अगर आप ये सही से उत्तर नहीं कर पाते तो उसका एक ही कारण है जो मुझे समझ आता है कि आपकी वोकैब बहुत ज्यादा कमजोर है। इसलिए मैं कहता हूं आप स्टिक करिए इन क्लासेस पे, धीरे धीरे आपकी वोकैब भी सुधरना शुरू हो जाएगी। प्रेज इन पब्लिक का मतलब है पब्लिक में आप प्रेज करें, और चीयर समवन यानी आप किसी को चीयर करें यानी खुश करें। रिवील क्लियरली मतलब किसी चीज को एकदम आप खुलकर बता दें, तो यही इसका आंसर होगा। ब्राइटन अप अलग चीज है, ब्राइटन अप मतलब किसी चीज को आप ब्राइटन अप मतलब उसको प्रकाशित करें, तो प्रकाशित, ये ब्राइटन अप समथिंग डिफरेंट। रिवील क्लियरली यही इसका आंसर होगा, मतलब किसी चीज को एकदम से रिवील कर देना, मतलब जो छुपी हुई थी पता ही नहीं था उसको प्रकाश में लेके आना। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट बताइए 143, ए बेड ऑफ रोजेस, ये बहुत सिंपल है, आप आंसर कर लो इसका। ए वैली फुल ऑफ फ्लावर्स,
an easy and happy situation, a pleasant perfume, a difficult path. देखिए difficult path और pleasant perfume तो नहीं होगा, अच्छी परफ्यूम के लिए थोड़ी बोला गया bed of roses, ये तो ये होगा an easy and happy situation, सेकंड ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। 144 a close fisted person, a miserly person, a strong person, a cruel person, a kind person। close fisted कौन सा आदमी होता है आप बताइए, ये कौन से आदमी की क्वालिटी है? स्ट्रॉन्ग होता है क्या? नहीं, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर नहीं है, क्रूअल मतलब वो निर्दयी भी नहीं है, एक तरीके से क्रूर भी नहीं है, और काइंड मतलब बहुत दयालु भी नहीं है। क्लॉज फिस्टेड तो माइजर होता है, कंजूस होता है भाई, आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। डेड हॉर्स समझ गए होंगे, याद आ गया होगा क्या करेगा, उसको फ्लॉग यानी पीटेगा। टू डेड एट फ्लॉग हॉर्स, चूज द राइट आंसर फर्स्ट। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, टू कंप्लीट द वर्क, टू वेस्ट द एफर्ट। कौन सा सही होगा बताओ एक बार। तो यहां पर जो आप आंसर कर सकते हैं वो कर सकते हैं वेस्ट द एफर्ट। वेस्ट करना एफर्ट का कोई मतलब ही नहीं है अब, ठीक है, मर गया आप तो पूरा। नेक्स्ट चलिए एक बार, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू हैंडल डिफिकल्टीज, टू मर्डर समवन, टू सरेंडर द एनिमी टू द एनिमी, टू स्पीक एरोगेंटली। स्पीक एरोगेंटली का मतलब होता है मतलब घमंड में बात करना, ऐसा मतलब घमंड दिखाना इस टाइप से, तो वो नहीं है। सरेंडर करना दुश्मन के सामने, ये भी नहीं है। मर्डर करना, ये भी नहीं है। तो फिर एलिमिनेशन प्रोसेस लगा लिया। टू हैंडल डिफिकल्टीज, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एक बार 147, टू ऐड फ्यूल टू फायर, एक्सप्लॉइट समवन, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, काम डाउन द सिचुएशन। विच वन इज द राइट आंसर? ये तो आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, इसको तो बहुत अच्छे से समझेंगे आप। आग में घी डालना, चूज द राइट वन। ओके, सो द सेकंड वन, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। वर्स का मतलब देखिए बैड का ये कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव था तो। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स यानी बैड से और बद से बदतर कर दिया, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, हॉब्सन्स चॉइस, टू बी in an aggressive mood when facing a challenge, to exercise the choice to surrender before the enemy, to challenge an unworthy opponent, an apparently free choice where there is no real alternative. Choose the right one. Hobson's choice बहुत अच्छे से याद है आपको, कौन सी वाली चॉइस की बात कर रहा था जहां चॉइस होती ही नहीं थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, an apparently free choice where there is no real alternative। एक ऐसी है कहता है कि कुछ भी चूज करो इन सब में से, बट चूज करने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो उसको कहता है ऑप्शंस चॉइस। सो चिकन हार्टेड सेल्फिश होता है, जेनरस होता है, माइजरली होता है या कावर्डली होता है? चूज करिए, आंसर करिए। ओके, सी द आंसर इज कावर्डली। कावर्डली होता है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मीनिंग होता है डरपोक या कायर एक तरीके से, ठीक है। सो द लास्ट वन इज बाय एंड बाय। सडनली होता है, बाय एनी मीन्स होता है, ग्रेजुअली होता है, ऑन द होल होता है। समझ लो, सडनली का मतलब तो होता है अचानक, बाय एनी मीन्स मतलब किसी भी तरीके से नहीं, ये भी गलत बात है। ग्रेजुअली का मतलब ये होता है कि लगातार या फिर अब धीरे धीरे मतलब हो जाएगा, है ना, ऐसा लगता है ग्रेजुअली मतलब। और एक है ऑन द होल। ऑन द होल का मतलब कुल मिलाकर, तो कौन सा होगा? बाय एंड बाय। सी द आंसर। ये आप गड़बड़ कर सकते हैं। बाय एंड बाय इज माय फेवरेट वन। आई ऑफन यूज दिस पर्टिकुलर इडियम एंड फ्रेजेस। यू कैन आल्सो स्टार्ट यूजिंग द सेम। और आप अपनी फेवरेट इडियम जो आज से शामिल करेंगे अपनी स्पोकन लैंग्वेज में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ध्यान रहे, इसका तो आंसर है ग्रेजुअली, बट आप अपना स्कोर जरूर मेंशन करिए, ठीक है। स्कोर मेंशन करने से आपको ये अप्रिशिएशंस मिलती रहेंगी और आप डेली बने रहेंगे क्लासेस में। थैंक यू सो मच आज की क्लास को देखने के लिए, और अगली क्लास तक के लिए मैं टाटा बाय बाय करता हूं, और थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अब हम बिल्कुल टारगेट के पास में हैं, बहुत नियर हैं आप, ठीक है। अगर आप क्लासेस को शेयर करेंगे जल्दी टारगेट पूरा होगा, जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लासेस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय।